दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद क्या बड़े अहम मुद्दे पे फैसले हुए, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी सर। सर, 2 दिन बैठक चली, क्या बड़े मुद्दे हुए एसएमई एमएसएमई सेक्टर के लिए? क्या उनको रियायत इस जीएसटी काउंसिल में दी गई? एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे बड़ी राहत का विषय जो इस काउंसिल के निर्णयों से निकलता है वो ये कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज की करना चाहते हैं, जो व्यापारी ई कॉमर्स के ज़रिए, उनको अभी तक जो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन था 40 लाख का माल के लिए और 20 लाख का सर्विसेज के लिए, उसका फ़ायदा नहीं मिलता था। लेकिन इस बार काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि ये फ़ायदा उनको भी मिलना चाहिए जो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, और उसका ज़रिया भी काउंसिल ने प्रिस्क्राइब किया है। इसको बनाने में अभी हमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनको अपने सिस्टम्स को इसके मुताबिक ढालना पड़ेगा, और वो करने में 3-4 महीने का वक्त शायद लगेगा। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2023 से इस निर्णय को हम लागू करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी को बढ़ाया गया, जैसे अनब्रांडेड लेकिन पैकेज फूड। उससे अपोजिशन पार्टीज या जो जीएसटी काउंसिल के कुछ नेता थे, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या और इसका रैशनल क्या था सर, ऐसे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी को बढ़ाने? रैशनल इसमें ये था कि ब्रांड पहले, अभी तक ब्रांडेड और अनब्रांडेड का डिस्टिंक्शन था जीएसटी लॉ में, और जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड थे, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्स लगता था। हमने ये पाया कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड का अंतर करना फील्ड फॉर्मेशंस को करने में कई बार दिक्कत आती है, और ये सवाल उठते हैं कि किसको हम ब्रांडेड माने, जो बहुत वेल नोन ब्रांड है, जो रजिस्टर्ड ब्रांड है उसको ही ब्रांडेड माने, या कोई भी नाम लिखा हुआ हो किसी प्रोडक्ट पर उसको हम ब्रांड मान लें। तो ये सब दिक्कतें आ रही थी। इनको देखते हुए इस पर फिटमेंट ने और जीओएम ने विचार किया, और उन्होंने ये सुझाव दिया कि बजाय ब्रांडेड और अनब्रांडेड का अंतर रखने के, हम अगर लेबलिंग पर जाएं और पैकेजिंग पर जाएं, तो कोई भी पैकेज प्रोडक्ट जो लेबल्ड हो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम टैक्स लगाएं तो वो टैक्स लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर ऑलरेडी टैक्स लग रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा यार। लेकिन सर, इसके साथ साथ कैसीनो, हॉर्स ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेमिंग, तीनों को एक कैटेगरी में रखने का अब योजना बन रही है, क्योंकि गैम्बलिंग के कैटेगरी में रखा जाएगा तो 28% टैक्स हो जाएगा। लेकिन कैसीनो पे कुछ कंसर्न गोवा सरकार या गोवा के रिप्रेजेंटेटिव ने उठाया, तो क्या बड़े कंसर्न थे सर कैसीनो को लेकर? कैसीनो को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि वो किस बेस पर 28% का टैक्स लगना चाहिए, जो चिप वैल्यू है उस पर लगना चाहिए, या चिप वैल्यू में से अगर हम सिर्फ जो विनिंग्स हुई उनको निकाल कर जो मार्जिन बचता है उस पर लगना चाहिए। उनका कंसर्न ये था कि यदि हम पूरे वैल्यू पर टैक्स लगाते हैं तो इससे गोवा में जो कैसीनो इंडस्ट्री है उस पर बड़ा विपरीत असर पड़ेगा। और उनका ये भी कहना था कि गोवा क्योंकि छोटा प्रदेश है और उनके पास राजस्व के बहुत ज़रिए नहीं हैं, कैसीनो और माइनिंग 2 ज़रिए उन्होंने बताए जो जिनसे उनके पास राजस्व की आता है। तो उनका कंसर्न ये था कि अगर हम इतना हाई टैक्सेशन लगाएंगे कैसीनोज़ पर, तो इससे गोवा के पर्यटन पर भी विपरीत असर पड़ेगा, और गोवा के राजस्व पर भी, और कैसीनो इंडस्ट्री पर भी। तो इसी को देखकर जीएसटी काउंसिल ने ये निर्णय लिया कि एक बार फिर जीओएम जो उनके चिंताएं हैं उन पर विचार करे। यदि कोई डेटा विश्लेषण की आवश्यकता है या उनसे कोई डेटा मांगना है, तो उस डेटा का भी वो एग्जामिनेशन करके दोबारा काउंसिल पे वापस आए। सर, कर्नाटका सीएम की अध्यक्षता में एक जीएम बनाई गई थी रेट रैशनलाइजेशन के लिए, लेकिन उसको अब 3 महीने का डिफ़र कर दिया गया है कि जो मर्जर और स्लैब मर्जर और रेट को बढ़ाने का। तो लगता है सर, जिस तरीके का इन्फ्लेशन है उस समय इस तरीके की जो रिकमेंडेशन है उसको जीएसटी काउंसिल मानेगा, या अभी ये राइट समय नहीं है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए? नहीं, इस वक्त ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 3 महीनों में इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड होगा
ऑलरेडी इन्फ्लेशन में कुछ कमी आई है 1-2 हफ्ते से, तो ये कहना तो भी मुश्किल होगा और इस विषय पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। मेन इशू ये है कि रेट रैशनलाइजेशन किस प्रकार होना चाहिए, कौन से रेट्स मर्ज होने चाहिए, कौन से रेट्स बढ़ने चाहिए, कौन से रेट्स कम होने चाहिए और इवेंचुअली 3 रेट्स होने चाहिए या कितने रेट्स होने चाहिए। तो सब्सटैंटिव इशू तो वो है और 3 महीने में जब जीओएम की रिपोर्ट आएगी उस वक्त मुझे पूरा भरोसा है कि काउंसिल निर्णय लेगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन एट्सेट्रा। एक सिर्फ महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार की अध्यक्षता में जो फेक बिल को रोकने की या कहें कि कंप्लायंस को और सरल बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें उससे कितना फ़ायदा जीएसटी के फेक बिल्स के जरिए जो टैक्स चोरी कर रहे थे उनको होगा और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन उनकी रिपोर्ट से होगा? इसमें मेनली रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ प्रस्ताव आए हैं उस जीओएम से, जहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हम कैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कुछ प्रस्ताव हैं। तो उन्होंने ये प्रस्तावित किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा जो नए टैक्स पेयर्स हमारे दायरे में आते हैं रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, उनका हम रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा ये दिक्कत आती है कि फ़ेक बिलिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये पाया कि कई व्यापारी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं मगर उनका फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ये कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स का डेटा ले सकते हैं। शायद महाराष्ट्र में इस पर एक पायलट भी प्रस्तावित है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स डिजिटाइज हो चुके हैं, वो डेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के पास अवेलेबल है, तो उसको हम कैसे अपने सिस्टम में लेकर उससे रजिस्ट्रेशन को और सुदृढ़ बना सकते हैं, ये भी एक प्रस्ताव है। तीसरा ये है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो हम प्रेमिसेस का करते हैं उसका हम जियो टैगिंग कर सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये टैक्स पेयर वाकई फ़िज़िकली एग्जिस्ट करता है और ये सिर्फ फर्जी बिल रेज़ करने का काम नहीं करता। सर लास्ट 2 क्वेश्चन सर। एक जो केरला की जो रिकमेंडेशन थी, जो जीएम भी बनाई गई, काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था मामला ई वे गोल्ड और प्रीशियस मेटल के लिए, और जो हमें पता लग रहा है कि प्रीशियस मेटल पे नहीं हुआ, सिर्फ गोल्ड में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सर कैसे, और क्या ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्या थ्रेशोल्ड रखें? जी हाँ, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जीओएम का ये रिकमेंडेशन है कि इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए, माने सिर्फ उसी स्टेट के अंदर मूवमेंट के लिए यदि कोई स्टेट चाहें तो वो ई वे बिल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और उनका ये सुझाव है कि 2 लाख से ज़्यादा अगर वैल्यू हो एक इनवॉइस की या एक ट्रांजैक्शन की, तभी ई वे बिल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ई वे बिल में व्हीकल नंबर वगैरह डिटेल्स जो पहले प्रस्तावित थे वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है सप्लायर को। सर लास्ट क्वेश्चन कि जी बिज़नेस एक मुहिम चला रहा है जीएसटी के 5 साल पे, तो क्या क्या बदलाव हम आगे जीएसटी में देखेंगे और कैसा सफ़र रहा है सर जीएसटी का लास्ट 5 सालों में? सारांश तो ये है कि जीएसटी का सफ़र इंडिया की साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए मेरे ख्याल से बहुत स्मूथ रहा है। जो जिनको हम वेल गवर्न कंट्रीज़ मानते हैं विश्व में, उनको भी जीएसटी लागू करने में काफ़ी दिक्कतें आईं, और एक केस तो सबको मालूम है जिसमें उनको रिवर्ट भी करना पड़ा जीएसटी से। तो ये सब देखते हुए मेरे ख्याल से हम लोग का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया जो बनी जीएसटी के चलते, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीएसटी काउंसिल की, और डिसीजंस जो भी हुए वो स्मूथली हुए हैं। अभी देखिए रेवेन्यू रियलाइजेशन भी अच्छा हो रहा है, बढ़ा है। जो ट्रेंड कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हुआ था उसको हम अब पार कर चुके हैं, और आगे का ये है कि बेटर कंप्लायंस हो और टैक्स पेयर के लिए लाइफ आसान और हम और कर पाएँ, यही हमारा प्रयास तो रहेगा। हम उम्मीद करें कि जो 1.4 लाख करोड़ का जो कलेक्शन है वो अब बेस बन जाएगा जीएसटी के लिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू अस।